दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और मॉरल स्टोरी होने के अलावा दोस्तों जो कहानी है बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ ये कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मनी इन पॉट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पॉट का मतलब होता है किसी कोई बर्तन, हांडी, गमला, उसे इंग्लिश में पॉट कहा जाता है। बर्तन कोई हांडी हो गई या फिर कह सकते हैं गमला, इसे हिंदी में पात्र भी कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? मनी इन पॉट मतलब कि हांडी में पैसे। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हीरानंद फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और यही रीज़न है इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। तो क्या अर्थ हुआ? हीरानंद फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मतलब किसान हीरानंद, ये कह सकते हैं किसान हीरानंद बहुत मेहनती था। ही नेवर पुट ऑफ एनीथिंग टू टुमारो। दोस्तों पुट ऑफ का आप नोट कर लीजिए। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना और नेवर मतलब कभी नहीं। ही नेवर पुट ऑफ एनीथिंग टू टुमारो मतलब वह कुछ भी वह कभी भी कुछ भी कल पर नहीं टालता था। बट हिज सन लेकिन उसका बेटा रामू वॉज वेरी लेजी, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य। बट हिज सन रामू वॉज वेरी लेजी एंड गुड फॉर नथिंग। और दोस्तों मैं ये गुड फॉर नथिंग एक फ्रेज आप इसे नोट कर लीजिए। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बेकार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट हिज सन रामू वॉज वेरी लेजी एंड गुड फॉर नथिंग। लेकिन उसका बेटा रामू वॉज वेरी लेजी बहुत आलसी था, एंड गुड फॉर नथिंग और वो किसी काम का नहीं था। रामू नेवर हेल्प्ड हिज फादर इन हिज वर्क। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ नहीं किया गया, नेवर का यूज़ किया गया। तो आप इस चीज़ को याद रखें जब आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई वाक्य बनाएंगे नेगेटिव का, और लेकिन वहाँ पर कभी नहीं आएगा तो आपको डिड नॉट का यूज़ नहीं करना, नेवर का करना है। लेकिन आपको वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हेल्प की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? रामू नेवर हेल्प्ड हिज फादर इन हिज वर्क मतलब रामू ने कभी भी, हिज फादर मतलब अपने पिता की कोई मदद नहीं की, कभी मदद नहीं की इन हिज वर्क उनके काम में। चलिए आगे देखिए। वन डे बिफोर गोइंग टू वर्क ऑन हिज फील्ड द फादर टोल्ड हिज सन आई एम गोइंग टू द फील्ड्स। क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, बिफोर गोइंग टू वर्क, बिफोर का मतलब पहले, गोइंग टू वर्क मतलब काम पर जाने से पहले, ऑन हिज फील्ड मतलब अपने खेतों पर काम पर जाने से पहले, द फादर टोल्ड हिज सन। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेल मतलब बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। पिता ने अपने बेटे को बताया, सन बेटा, आई एम गोइंग टू द फील्ड्स कि बेटा मैं फील्ड मतलब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जहाँ पर इस एम का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ में लगाई जाती है। आई एम गोइंग टू द फील्ड्स मतलब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। गिव वाटर एंड फॉडर टू द काउज। दोस्तों फॉडर का मतलब चारा होता है, तो उन्होंने क्या कहा? गिव वाटर एंड फॉडर टू द काउज। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी को कोई आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव कहा जाता है, जहाँ पर कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। डायरेक्टली वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ लगाई जाती है। तो क्या अर्थ निकला? गिव वाटर एंड फॉडर टू द काउज मतलब कि गायों को पानी और चारा दे देना।
एंड ही वेंट अवे, और गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। एंड ही वेंट अवे, और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। बट रामू लॉइस्टर्ड ऑल डे लॉन्ग, लेकिन जो रामू था उसने पूरा दिन आवारागर्दी की। लॉइस्टर का मतलब आवारागर्दी करना, सेकंड फॉर्म लॉइस्टर्ड। इन द इवनिंग मतलब कि शाम को। वैन हीरानंद रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। इन द इवनिंग मतलब शाम को। वैन जब। हीरानंद रिटर्न मतलब वापस लौटना, जब हीरानंद रिटर्न फ्रॉम द फील्ड, जब हीरानंद खेतों से वापस लौटा। ही फाउंड उसने पाया। द काउज स्टार्विंग, स्टार्व का मतलब था भूखों मरना, जो गायें थी वो भूखी मर रही थी। इट एंगर्ड हिम, एंगर का मतलब है क्रोधित कर देना, नाराज कर देना, और ये जो चीज़ थी उसने उसे नाराज कर दी। ही कंप्लेंड, कंप्लेंट मतलब शिकायत करना, सेकंड फॉर्म कंप्लेंट। ही कंप्लेंट उसने शिकायत की। सन बेटा, यू शुड हैव एटलीस्ट टेकन पिटी ऑन द पुअर डम एनिमल्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है यहाँ शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। सबसे पहले आप इसका यूज़ समझ लीजिए। ये पास्ट का वाक्य है, और जब हम पास्ट में किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं, ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी सलाह को दर्शाना चाहते हैं, तब हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य होंगे उसमें चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे एंड में होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सन बेटा, यू शुड हैव एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, टेकन पिटी, और दोस्तों PITY, पिटी मतलब दया, ऑन द पुअर डम्ब एनिमल्स, डम्ब का मतलब गूंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा आपको कम से कम इन बेचारे, ये जो बेचारे गूंगे जानवर हैं, इनके ऊपर दया आनी चाहिए थी, इनके ऊपर दया करनी चाहिए थी। रामू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज फादर, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए। पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और ये नेगेटिव का वाक्य। तो क्या अर्थ हुआ? रामू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज फादर, मतलब रामू ने अपने पिता की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। हीरानंद वॉज वेरी सैड एट द बिहेवियर ऑफ हिज सन, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ किया गया। सैड का मतलब उदास। जो हीरानंद था वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास था। किस बात पर उदास था? एट द बिहेवियर ऑफ हिज सन, मतलब अपने बेटे के बिहेवियर पर, मतलब व्यवहार पर वो बहुत ज़्यादा उदास था। आगे देखिए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पुट सम सेंस इनटू हिज सन बट फेल्ड। क्या अर्थ हुआ? ही ट्राइड, ट्राई का मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, सेकंड फॉर्म ट्राइड। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की। टू पुट सम सेंस मतलब कुछ, पुट सम सेंस मतलब उसको कुछ समझदारी डालने की, इनटू हिज सन अपने बेटे में। बट फेल्ड, लेकिन वो विफल हो गया। द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना, और थर्ड फॉर्म है ग्रोन, GROWN। तो जब किसी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर किया था, लिया था, चुका था जैसे शब्द वाक्य की टेल पर आते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड, मतलब जो फार्मर था, किसान था, वो बूढ़ा हो चुका था। ही लीज्ड हिज फील्ड्स टू सम अदर फार्मर एंड प्लान्ड टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लीज का मतलब होता है ही लीज्ड हिज फील्ड, और फील्ड मतलब खेत। ही लीज्ड हिज फील्ड टू सम अदर फार्मर। लीज का मतलब होता है, अक्सर आपने सुना होगा, जो कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों को दूसरे लोगों को बटाई पर दे देते हैं, और जो अन्य जिन लोगों को वो बटाई पर देते हैं वो लोग उसमें मेहनत करते हैं, और जो उसमें से जो उपज पैदा होती है उसका कुछ हिस्सा जो उस ज़मीन का एक्चुअल ओनर होता है, मालिक होता है, उसको भी मिलता है। तो इसको लीज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही लीज्ड हिज फील्ड्स टू सम अदर फार्मर, तो उसने अपने खेतों को किसी और किसान को बटाई पर दे दिया। एंड प्लान्ड, और उसने योजना बनाई, टू गो जाने की, ऑन अ पिलग्रिमेज, एक धार्मिक यात्रा पर जाने की उसने योजना बनाई। पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक यात्रा। चलिए आगे देखिए।
एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, DEPARTURE, डिपार्चर, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रस्थान, जिसे विदाई भी कहा जाता है। अक्सर आपने जो शादी विवाह के जो कार्ड होते हैं उन पर डिपार्चर लिखा होता है कि बारात की रवानगी वगैरह, विदाई, उसे डिपार्चर कहते हैं। और डिपार्चर की हिंदी क्या हुई, प्रस्थान। और अगर यदि आप इसके वर्ब के बारे में बात करें तो वो होती है DEPART, डिपार्ट, लेकिन इसमें URE भी है तो डिपार्चर हो गया, तो ये नाउन बन गया जिसका अर्थ हो गया प्रस्थान, विदाई। तो क्या अर्थ हुआ, एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर मतलब उसके डिपार्चर के समय, उसके प्रस्थान के समय। ही टीयरफुली सेड टू हिज सन, टीयरफुली का मतलब हो गया एडवर्ब है, आंसू मतलब भरे हुए, उससे आंसू लेते हुए, या कह सकते हैं आंसुओं के साथ, और ये एडवर्ब है। ही टीयरफुली सेड टू हिज सन, उसने आंसुओं के साथ अपने बेटे से कहा, सन बेटा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हेन आई शैल रिटर्न, दोस्तों ये जो वाक्य है आई डोंट नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो डोंट लगाते हैं, जैसा यहाँ आई के साथ लगाए गए। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो डज नॉट। तो आप इस चीज़ को भी नोट करें। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन आई शैल रिटर्न, कब मैं कब वापस आऊँगा। वेन एवर यू नीड मनी, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, वेन एवर मतलब जब भी, वेन एवर यू नीड मनी, जब भी आपको पैसों की आवश्यकता हो, नीड मतलब आवश्यकता, ज़रूरत, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, टेक सम आउट ऑफ द पोर्ट, मतलब टेक सम आउट, और टेक आउट मतलब निकालना, टेक सम आउट ऑफ द पोर्ट मतलब कुछ पैसों, कुछ जो पैसे हैं वो निकाल लेना पोर्ट से। दैट आई हैव कैप्ट, जो मैंने रख दिए हैं, इन माई केबिन, अपने केबिन में, अपने केबिन का मतलब मैंने अपने कक्ष में जो पोर्ट रख दिया उसमें से आप थोड़े पैसे निकाल लेना जब भी आपको ज़रूरत हो। इट कंटेंट्स लॉट ऑफ मनी, कंटेंट का मतलब होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है, इट कंटेंट्स लॉट ऑफ मनी मतलब उसके अंदर बहुत पैसे हैं। आफ्टर ए पॉज, और पॉज का मतलब ठहरना, ठहरना, आफ्टर ए पॉज, तो थोड़ा ठहराव के बाद, रुकने के बाद, ही कंटिन्यूड, उन्होंने बोलना जारी रखा। बट देयर इज़ अ कंडीशन, दोस्तों कंडीशन नाउन जिसका अर्थ होता है शर्त, बट देयर इज़ अ कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। यू मस्ट पुट 100 रुपीज़ ऑफ योर ऑन अर्निंग इन इट्स फर्स्ट, तो उन्होंने क्या कहा कि अपने बेटे को, यहाँ तक दोस्तों आप समझ ही गए कहानी, जब वो जा रहे थे उस धार्मिक यात्रा पर तो रोते हुए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं नहीं जानता मैं कब वापस आऊँगा, और जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप इस पॉट में से, ये जो पॉट है हंडिया, इसमें से आप पैसे निकाल लेना। और जो मैंने अपने केबिन में मतलब अपने कक्ष में जो रखी है उसमें से आप पैसे निकाल लेना। लेकिन उन्हें क्या कहा, और इसमें इट कंटेंट्स अ लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। और थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा कि बट देयर इज़ अ कंडीशन, की एक शर्त है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कंडीशन है इसको समझते हैं। यू मस्ट पुट 100 रुपीज़ ऑफ योर ऑन अर्निंग्स इन इट्स फर्स्ट, तो उन्होंने क्या कहा कि इन इट्स फर्स्ट मतलब आपको इसके अंदर पहले, यू मस्ट पुट 100 रुपीज़, आपको अवश्य ही 100 रुपये रखने होंगे ऑफ योर ऑन अर्निंग, अपनी खुद की मतलब कि कमाई गई जो पैसे, अपनी खुद की जो कमाई है उसके 100 रुपये आपको इसमें पहले रखने होंगे। देन फिर गो ऑन टेकिंग आउट एज मच एंड एज लॉन्ग एज यू विश, उसके बाद गो ऑन टेकिंग आउट, फिर आप निकालते रहना, एज मच जितने चाहें, एज लॉन्ग और जब तक आप चाहो, एज यू विश। तो उन्होंने आगे क्या शर्त रखी कि बेटा ठीक है आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसमें मतलब पैसे निकालने से पहले आपको अपनी कमाई के 100 रुपये इस पॉट में डालने होंगे, उसके बाद आप जब तक चाहो जितने चाहो उतने पैसे आप निकाल सकते हो। एंड द फार्मर वेंट अवे, उसके बाद जो फार्मर था, किसान था, वो चला गया। रामू थॉट, और दोस्तों थिंक मतलब सोचना, सेकंड फ्रॉम थॉट, रामू थॉट, रामू ने सोचा, पुटिंग 100 रुपीज़ ऑफ माई ऑन शुड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम, तो उसने क्या सोचा कि 100 रुपये डालना ऑफ माई ओन, अपने खुद के, शुड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेटर बाद में आई कैन क्लीन एवरीथिंग, मैं सब कुछ साफ कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। द वेरी नेक्स्ट डे मतलब अगले ही दिन, रामू सेट आउट टू अर्न 100 रुपीज़ सम, जो रामू था वो निकल पड़ा, सेट आउट मतलब निकल पड़ा, टू अर्न कमाने के लिए 100 रुपीज़ सम, 100 रुपये की रकम को कमाने के लिए निकल पड़ा। ही रीच्ड एट ए फैक्ट्री, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फ्रॉम रीच्ड, ही रीच्ड एट ए फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री पहुंचा। इन अ नियर बाई टाउन, एक नज़दीकी शहर में। ही सेड टू द फैक्ट्री ओनर, उसने, सेड मतलब कहना, सेकंड फ्रॉम सेड, ही सेड टू द फैक्ट्री ओनर, उसने फैक्ट्री के मालिक से कहा, आई नीड सम वर्क, नीड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, आई नीड सम वर्क मतलब मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी तरह का काम। द ऑनर साइज रामू एंड सेड, जो ऑनर था, जो मालिक था, उसने देखा रामू को और कहा,
आई डोंट नीड एनी वर्कर, मुझे, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, तो उसने क्या कहा, आई डोंट नीड एनी वर्कर, मतलब मुझे किसी भी वर्कर की, कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ शायद आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लें, जूम कर लें, ताकि आप इसको सही से दिख सकें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा शायद आपको छोटा दिखे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रामू वॉकड अहेड, रामू जो था वो चलकर आगे गया। अ हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, एक घर था वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर मतलब कि जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कि वहाँ पर काम चल रहा था, घर पर घर बन रहा था। शैल आई गेट सम जॉब, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? ही आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर, उसने कॉन्ट्रैक्टर से मतलब कि ठेकेदार से पूछा। नो नहीं, आई ऑलरेडी हैव इनफ लेबर्स मोर देन आई नीड। और दोस्तों ये जो वाक्य है हैव के साथ यहाँ पर नाउन का यूज़ है, ये हमारा पजेसिव वाक्य। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहां हम ये दर्शाते हैं किसी के पास कुछ है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव के वाक्य कहते हैं, जहां पर हैज़ हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? नो नहीं, आई ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से, आई ऑलरेडी हैव इनफ लेबर्स मतलब मेरे पास पहले से ही काफ़ी मजदूर हैं। मोर देन आई नीड मतलब जितने मेरी ज़रूरत से अधिक। द कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाइड, जो कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार था उसने जवाब दिया। रामू लुक्ड फॉर वर्क ऑल डे, रामू ने पूरा दिन काम ढूंढा, लॉन्ग डे, बट मैट विद नो सक्सेस, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। चलिए आगे देखिए। ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही थी। फील हंग्री मतलब भूख लगना, ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही थी। एंड वेरी टायर्ड, और वो बहुत थका हुआ था। सो इसलिए ही रिटर्न होम, इसलिए वो घर वापस लौट गया। आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अगेन सेट आउट टू लुक फॉर सम जॉब, अगले दिन फिर वो निकल पड़ा। टू लुक फॉर मतलब ढूंढना, लुक फॉर सम जॉब किसी काम को ढूंढने के लिए, नौकरी को ढूंढने के लिए। दिस टाइम, इस बार, ही वॉज लकी, वो लकी था मतलब इस बार वो भाग्यशाली था। ही गॉट लेबर वर्क, उसे लेबर वर्क मतलब कि उसे मजदूरी का काम मिला। गेट मतलब मिलना, सेकंड फ्रॉम गॉट, ही गॉट लेबर वर्क, उसे लेबर वर्क मतलब मजदूरी का। और पाइलिंग एट ए रोड कंस्ट्रक्शन साइट, क्या करने का? पाइलिंग मतलब कुछ सामान वगैरह इकट्ठा करने का। एट ए रोड कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर एक रोड का बनाने का काम चल रहा था, रोड कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ पर उसको सामान इकट्ठा करने का, पाइल करने का जो काम था लेबर का, वो मिल गया। रामू टॉयल्ड हार्ड ऑल डे, रामू ने पूरे दिन कड़ा प्रयत्न किया। टॉयल्ड का मतलब होता है कड़ा, कड़ी मेहनत करना, उसने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, पूरा दिन। ही फेल्ट पेन, उसको दर्द हुआ। ऑल ओवर इज बॉडी, उसके पूरे शरीर में। एंड वॉज डेड टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक कर चूर हो गया। डेड टायर्ड का मतलब होता है थक कर चूर हो जाना। आगे देखिए। इन दिस वे, इस तरह से, ही लेबर्ड फॉर 4 days, लेबर का मतलब मेहनत मजदूरी करना, उसने 4 दिन मेहनत की, मजदूरी की। एंड अर्नड द 100 रुपीज़, और उसने 100 रुपये कमा लिए। अर्न मतलब कमाना, सेकंड फ्रॉम 100, सेकंड फ्रॉम अर्न, ही एंड अर्न 100 रुपीज़, उसने 100 रुपये कमा लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। नाउ अब, ही कुड क्लेम, क्लेम मतलब दावा करना, वो क्लेम कर सकता था, दावा कर सकता था। ऑल द मनी, सब पैसों पर। द पॉट कंटेंट, जो पॉट में थे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो लड़का है रामू किस तरह से पैसों को निकाल रहा है उस पोर्ट से। चलिए आगे देखिए। ही केम होम, कब मतलब आना, सेकंड फ्रॉम केम, ही केम होम, वो घर आया। एंड पुट द 100 रुपीज़ इन द पॉट, पुट मतलब रखना, और उसने उस पॉट में, हांडी में 100 रुपये रख दिए, डाल दिए। देन फिर ही पिक्ड अप द अर्थन पॉट, अर्थन का मतलब होता है मिट्टी की। फिर उसने जो ये अर्थन पॉट था, मतलब जो मिट्टी का ये जो घड़ा था, या कह सकते हैं जो हांडी थी, वो उसने उठाया। एंड टर्न्ड इट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब कि उल्टा कर देना, और उसको उसने उल्टा कर दिया। अ ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना। अ ट्रेजर फेल, और दोस्तों फॉल मतलब गिरना, सेकंड फ्रॉम फेल। अ ट्रेजर फेल, एक खजाना गिरा। ऑन द फ्लोर मतलब कि फर्श पर। देयर वर नोट्स एंड कॉइन्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, क्या अर्थ हुआ? देयर वर नोट्स एंड कॉइन्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, और वर्थ मतलब कीमत, मतलब कि वहाँ पर हज़ारों रुपए की कीमत के नोट और सिक्के थे। इट वुड टेक टाइम टू रामू टू काउंट ऑल ऑफ दैट, और यू नो इट वुड टेक टाइम, और मतलब कि रामू को कुछ समय लगेगा, फॉर रामू को समय लगेगा। टू काउंट ऑल दैट, उन सबको गिनना। ही सैट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेकंड फ्रॉम सेट, ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया। बिसाइड द हीप मतलब उस ढेर के पास। एंड थॉट, और उसने सोचा।
इट टुक अ किलिंग लेबर फॉर मी टू अर्न जस्ट 100 रुपीज़। उसने क्या सोचा, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। इट टुक अ किलिंग लेबर फॉर मी टू अर्न जस्ट 100 रुपीज़, मतलब उसने सोचा कि सिर्फ 100 रुपये कमाने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत मजदूरी करनी पड़ी सिर्फ 100 रुपये कमाने के लिए। इमेजिन, कल्पना करो, हाउ मच लेबर फादर मस्ट हैव पुट इनटू अर्न दिस ह्यूज अमाउंट की। इमेजिन, कल्पना करो कि जो पिताजी को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इतने सारे पैसों को कमाने के लिए, इस ह्यूज अमाउंट को, इतनी बड़ी रकम को कमाने के लिए पिता ने कितनी मेहनत की होगी। हाउ हार्ड ही मस्ट हैव वर्कड ऑल दीज ईयर्स, और उन्होंने कितनी मेहनत से इतने सालों तक काम किया होगा। आगे देखिए, ही लुक्ड एट हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को देखा। लुक मत देखना, सेकंड हम लुक्ड, ही लुक्ड एट हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को देखा। दे लुक्ड बीटन, वो दिख रहे थे पिटे हुए, ब्रस्ट मतलब कि छिले हुए, एंड स्वेलन और सूजे हुए। आफ्टर ओनली 4 days वर्क, सिर्फ 4 दिनों के काम के बाद। और तो दोस्तों यहाँ तक आपने समझ ही गए होंगे कि जब उसने उस गुल्लक को पलटा, उसमें से सिक्के और नोट निकले, तो उसको एक बार उसने सोचा कि मुझे 4 दिन में, मतलब मैंने 100 रुपये कमाया, और जो इतने सारे पैसे हैं तो पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इन पैसों को कमाने के लिए। उसके बाद उसने अपने हाथों को देखा जो पिटे हुए और एकदम ब्रूस्ट मतलब कि छिले हुए और वो सूजे हुए लग रहे थे सिर्फ 4 दिन के काम के बाद। ही सडनली रियलाइज्ड, उसे अचानक एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। एंड गॉट रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म मतलब सुधरना, एंड गॉट रिफॉर्म्ड, और वो सुधर गया। चलिए आगे देखिए। अ हैप्पीनेस वेटेड फॉर हीरानंद, एक जो हैप्पीनेस थी, खुशी थी, वो इंतज़ार कर रही थी हीरानंद के लिए एट होम, घर पर। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आए। हिज सन हैड बिकेम, और दोस्तों ये एक मिस्टेक है, आप इसे इग्नोर करें क्योंकि हैड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता, और ये जो है कई बार बुक्स में भी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होना चाहिए, तो आप इसे बिकेम ना समझें, इसको आप बिकम समझें, BECOME, तो इसको हम बिकम मान के ही चलते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, हिज सन हैड बिकम अ हार्ड वर्किंग यंग मैन, जो उनका बेटा था वो एक मेहनती नवयुवक बन चुका था। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी अच्छी सी मॉरल स्टोरी थी, और मैं समझता हूँ जो कहानी है जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। जैसा हमने देखा कि जो रामू के पिताजी थे वो उसे कुछ सिखाना चाहते थे, क्योंकि जो रामू था बहुत आलसी था, जो कभी भी मेहनत नहीं करता था, और शायद यही एक तरीका था उसको एक अच्छी तरह से सबक सिखाने का। और जो रामू के पिताजी ने उसको सिखाया वो उसको जीवन का एक सबक दे दिया, और जो रामू था वो भी इस बात को समझ गया कि जो मेहनत है बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना मेहनत के हम कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।